ऑफिस से घर लौटते ही पंकज ने थकान भरे कदमों से अपना बैग एक तरफ रखा ही था कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर पूजा नाम देखकर उसका चेहरा पल भर में सख्त हो गया। ये वो नाम जिसे वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए दफना चुका था। उसने बिना एक पल गवाए कॉल काट दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही कॉल फिर से आने लगी। इस बार उसने झुंझलाकर फ़ोन उठा लिया। अब क्या चाहती हो तुम? उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी। दूसरी ओर से गंभीर आवाज़ आई, पंकज, मुझे तुमसे एक बार मिलना है। पंकज हल्का सा हंसा, मगर उस हंसी में दर्द और तंज दोनों थे। मिलना है? भूल गई क्या कि हमारा रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है? तलाक के बाद अब हमारे बीच बचा ही क्या है? पूजा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सब याद है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मुंबई आओ मेरे घर। किस लिए? पंकज ने रूखे स्वर में पूछा। कुछ ऐसा है जो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती, तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना होगा। पंकज का माथा सिकुड़ गया। जो कहना है यहीं कह दो, मैं बेवजह कहीं नहीं आने वाला। लेकिन पूजा ने सिर्फ इतना कहा, एक बार आ जाओ, उसके बाद जो फैसला करना हो कर लेना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के बाद भी पंकज देर तक उसी स्क्रीन को देखता रहा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसे देखने के लिए उसे बुलाया जा रहा है? उस रात उसे नींद नहीं आई। कभी वो खुद को समझाता कि बीती बातों को दोबारा जीने का कोई मतलब नहीं, तो कभी मन कहता कि शायद इस मुलाकात के पीछे कोई बड़ी वजह छिपी है। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, एक बार जाकर देख लेता हूँ आखिर बात क्या है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और मुंबई की पहली फ़्लाइट बुक कर ली। हवाई जहाज़ में खिड़की के पास बैठा पंकज बादलों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार बीते 3 सालों की तस्वीरें घूम रही थीं। वो समय जब उसकी पत्नी पूजा उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हुआ करती थी। उसकी खिलखिलाहट से घर में रौनक रहती थी। रात को देर से लौटने पर वो दरवाजे पर मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार करती मिलती। छोटी छोटी खुशियाँ, ढेर सारी परवाह और एक ऐसा रिश्ता जिस पर कभी उसे खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। दरअसल उनकी ज़िंदगी में दरार तब आई जब पूजा की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और उनका कोई बेटा भी नहीं था। ऐसे में माँ की पूरी जिम्मेदारी पूजा के कंधों पर आ गई। इसलिए वो कुछ समय के लिए अपनी माँ की देखभाल करने अपने मायके चली गई। शुरुआत में पंकज ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे पूजा की गैर मौजूदगी अखरने लगी थी और वही कमी धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में बदल गई। वो अक्सर फ़ोन पर कहता, कब तक वहीं रहोगी? तुम्हारा अपना घर भी है, यहाँ की जिम्मेदारियाँ भी तुम्हारी हैं। पूजा हर बार शांत स्वर में समझाती, माँ की तबीयत अभी संभली नहीं है पंकज, बस थोड़ा साथ दे दो। लेकिन पंकज उसकी मजबूरी को समझने के बजाय अपनी नाराज़गी जताता रहा। आखिरकार उसकी जिद के आगे झुककर पूजा वापस आ गई, मगर उसकी माँ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब पूजा ने उन्हें अपने साथ लाने की बात की, तब भी पंकज हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। मजबूर होकर पूजा ने अपने पुराने परिचित रवि से मदद मांगी। रवि बचपन से उसे बहन मानता था और उसी इलाके में रहता था।
डॉक्टर के पास ले जाना हो, दवाइयाँ लानी हो या अस्पताल के छोटे बड़े काम, रवि हर मुश्किल में पूजा का साथ देता रहा। पूजा उससे जब भी फ़ोन पर बात करती तो यहीं से पंकज के मन में शक की पहली चिंगारी जली। उसका अहंकार ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष की मदद केवल मजबूरी में भी ले सकती है। धीरे धीरे वही शक उसके भरोसे को खाने लगा। एक दिन फिर रवि का फ़ोन आया। उसने बताया कि पूजा की माँ की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। यह सुनते ही पूजा दोबारा अपनी माँ के पास चली गई। अब पंकज का संदेह पूरी तरह उस रिश्ते पर हावी हो चुका था। हर फोन कॉल प्यार भरी बातचीत की जगह सवाल जवाब में बदल चुका था। उसी रात करीब 9 बजे पंकज ने पूजा को फ़ोन किया। फ़ोन व्यस्त था तो उसके सीने में जलन होने लगी। उसका गुस्सा फट पड़ा। किससे बातें हो रही थी पूजा? पूजा दिन भर की भागदौड़ और माँ की सेवा से बुरी तरह थक चुकी थी। पंकज वो रवि भैया को फ़ोन किया था। माँ की सुबह की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, वही लिखवा रही थी। इतना सुनकर पंकज के अंदर जैसे आग लग गई। दवाइयाँ लिखवा रही थी। पंकज व्यंग्य भरी हंसी हंसा। दवाइयाँ लिखवा रही थी या दवाइयों के बहाने कुछ और ही चल रहा था। मुझे सब समझ आता है पूजा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आप ये क्या कह रहे हैं पंकज जी? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे, पंकज चीखा। मैं यहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम वहाँ किसी और के साथ। बात अधूरी छोड़कर उसने फ़ोन काट दिया। उस रात पूजा सो नहीं पाई। जिस पति के प्यार पर उसे गुमान था, आज उसी ने उसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था जिसे धोना नामुमकिन था। अगले दिन पंकज बिना बताए पूजा के मायके पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था। उसने अंदर कदम रखा तो सामने एक सोफे पर पूजा बैठी थी और उसके सामने वाले सोफे पर रवि पूजा को दवाइयाँ समझा रहा था। जैसे ही उसने पंकज को देखा तो रवि सम्मान में खड़ा हो गया। नमस्ते जीजा जी। लेकिन पंकज की नज़रों में आग थी। उसने रवि को नज़रअंदाज किया और पूजा की तरफ मुड़कर बोला, तो यह है तुम्हारी माँ की बीमारी का नाटक और यह है तुम्हारी सेवा। मेरे पीठ पीछे ये सब गुलछरे उड़ाए जा रहे हैं। पूजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पंकज अपनी जुबान को लगाम दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? पंकज ने पास पड़ी मेज पर हाथ मारा। मैं अंधा नहीं हूँ पूजा। जिस आदमी के लिए तुमने मुझे और मेरे घर को भुला दिया, आज उसी के साथ यहाँ रंगरेलियाँ मना रही हो। ये शब्द पूजा के आत्मसम्मान को तार तार करने के लिए काफ़ी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज़ में अब दर्द नहीं बल्कि नफ़रत थी। छी पंकज, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस इंसान ने एक भाई की तरह इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, तुम उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। लानत है ऐसी सोच पर। पूजा की आवाज़ कांप रही थी। बस बहुत हो गया ये भाई बहन का नाटक। पंकज ने फैसला सुना दिया। यह रिश्ता आज और अभी इसी पल ख़त्म होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। रवि जो इस तूफान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, वो धीरे से बोला, जीजा जी आप गलत समझ रहे हैं। पूजा सिर्फ मेरी बहन है। चुप रहो तुम। पंकज उसकी तरफ ऐसे घूमा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है और तुम मुझे समझा रहे हो। तभी अंदर के कमरे से पूजा की माँ की कमज़ोर आवाज़ आई, पूजा बेटा क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? पूजा की आंखों से बहते आंसू अचानक सूख गए। उसकी आवाज़ में अब दर्द नहीं बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी।
उसने पंकज के आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है रवि भैया। जिन्हें सच देखना ही नहीं, उन्हें कोई कुछ भी नहीं दिखा सकता। पंकज को उम्मीद थी कि पूजा रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नफरत ने पंकज के अहंकार को और भड़का दिया। वो बिना कुछ कहे दरवाज़ा पटक कर वहाँ से निकल गया। उस रात घर लौटकर पंकज ने अपनी माँ सरला जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने पूजा को एक धोखेबाज और खुद को एक बेचारा पति बनाकर पेश किया। परंतु सरला जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। पूजा ऐसी लड़की नहीं है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच। सोचने को कुछ बाकी नहीं है माँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है। अब या तो इस घर में मैं रहूँगा या आपकी लाडली बहू। अगले दिन सरला जी ने पूजा को फ़ोन किया, बेटी अपना घर मत टूटने दे। पंकज पागल हो गया है। तू तो समझदार है। एक बार वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन के दूसरी तरफ पूजा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, माँ जी, जिस रिश्ते में इज्जत ही ना बची हो उसे जोड़कर क्या मिलेगा। उन्होंने मेरे वजूद पर सवाल उठाया है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दोनों परिवारों ने रिश्ता बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन पंकज अपने अहंकार में और पूजा अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में अड़ी रही। अदालत में वे आखिरी बार मिले और हमेशा के लिए उनके रास्ते अलग हो गए। जिस रिश्ते को उन्होंने हजारों कस्में खाकर जोड़ा था, वो एक पल में कानूनी तौर पर ख़त्म हो गया। उसके बाद पंकज हमेशा के लिए बेंगलोर चला गया। अतीत में खोए पंकज के कानों में आवाज़ गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड इन मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही पंकज ने अपनी पहले से बुक की हुई काली चमचमाती गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और पंकज पिछली सीट पर ऐसे बैठा जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत में लौट रहा हो। उसने अपनी महंगी घड़ी पर नज़र डाली और मन ही मन मुस्कुराया। आज पूजा देखेगी कि उसने क्या खोया है। उसके बिना पंकज कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसके चेहरे पर एक छोटी मगर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान सज गई। उसने मोबाइल में पूजा द्वारा भेजा गया एड्रेस देखा। एड्रेस नया था तो मैडम ने घर भी बदल लिया। किराए पर एक कमरा ले लिया होगा, वरना उसकी कहाँ औकात है। वो मन ही मन बड़बड़ाया। गाड़ी एक शानदार 3 मंजिल घर के सामने रुकी। घर के बाहर एक खूबसूरत बोर्ड लगा था, पूजा किचन। पंकज कुछ पल के लिए हैरान रह गया। ये क्या है? पूजा ने कोई काम शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस ली और लोहे के बड़े से गेट पर लगी घंटी बजाई। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने घमंड का नकाब चढ़ा रखा था। दरवाज़ा एक लड़के ने खोला जिसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी कहिए, पूजा से मिलना है मुझे, पंकज ने भारी आवाज़ में कहा। तो लड़की उसे अंदर लेकर आई और ड्राइंग रूम में बिठाकर चली गई। पंकज ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ड्राइंग रूम के आगे एक बड़ा सा हॉल था जिसे एक प्रोफेशनल किचन में बदल दिया गया था। वहाँ 8-10 औरतें तेज़ी से काम कर रही थीं। कोई सब्जियां काट रहा था, तो कोई रोटियां बेल रहा था, तो कोई टिफ़िन पैक कर रहा था। यह नज़ारा किसी बिजनेस हब जैसा था, जहाँ बड़े पैमाने पर खाना बनता है। ये सब देखकर पंकज हैरान था। तभी किसी की आवाज़ आई, माधुरी, ये 20 टिफ़िन गुप्ता एंड सन्स के ऑफिस पहुंचाने हैं, जल्दी करो। पंकज ने आवाज़ की दिशा में देखा। सामने पूजा खड़ी थी, वही पूजा, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी।
चेहरे पर थकान की जगह एक अनोखा तेज था। वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने पंकज को देखा। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी जिसमें कोई गहरा राज छिपा था। उसका आत्मविश्वास पंकज को असहज कर गया। आ गए तुम। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन पंकज को उस शांति में एक तूफान का अंदेशा हुआ। वो चाहता था कि पूजा उसे देखकर प्रभावित हो, उसे जलन महसूस हो, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सब कब से है? पंकज ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। तो पूजा ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे अलग होने के बाद से पहले सिर्फ 8-10 लोगों के लिए टिफ़िन बनाती थी, अब रोज़ाना करीब 300 टिफ़िन निकलते हैं। मुंबई की 3 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। पंकज को अब जलन होने लगी। उसकी तलाकशुदा पत्नी आज उससे कहीं ज़्यादा सफल और खुश दिख रही थी। तो इसलिए बुलाया है आपने मुझे, अपनी कामयाबी दिखाने के लिए। पूजा ने सिर हिलाया। नहीं पंकज, जो दिखाना था वो तो अभी बाकी है। उसके आवाज़ में एक गंभीरता आ गई। वो ऊपर के कमरे में है। ये सुनकर पंकज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका गुरूर अब डर में बदलने लगा था। मैं यही ठीक हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। मैं ऊपर नहीं जाने वाला। पंकज, जब इतनी दूर आ ही गए हो तो चंद कदम और सही। जो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी उसे देखने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारी धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ बेईमानी लगने लगे। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो मेरे साथ। पंकज का दिल जोर से धड़कने लगा। पूजा की आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई की तपीस थी जो उसे डरा भी रही थी और अपनी ओर खींच भी रही थी। वो न चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चल दिया। पूजा एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर बोली, पंकज, अपने घमंड को और अपने गुस्से को कुछ पल के लिए बाहर ही छोड़ देना। इतना कहकर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर देखकर पंकज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई। एक साफ सुथरे बिस्तर पर एक वृद्ध औरत लेटी हुई थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ सरला जी थी। लेकिन ये वो माँ नहीं थी जिन्हें वो जानता था। ये तो बस हड्डियों का एक ढांचा रह गई थी। उनके सिराने ग्लूकोज की बोतल टंगी थी। पास के मेज पर दवाइयों की शीशियों का ढेर लगा हुआ था। पंकज के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो अपनी ही माँ को पहचान नहीं पा रहा था। माँ, उसकी आवाज़ दबी हुई निकली। तभी अपने बेटे को सामने देखकर सरला जी की बुझती हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो चमक आंसुओं में बदल गई। वो बिस्तर का सहारा लेकर बैठ गई। पंकज बेटा, उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे मीलों दूर से आ रही हो। पंकज, जो शान दिखाने आया था, वो घमंड, वो अकड़, सब कुछ एक पल में पिघलकर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। वो लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। माँ, आप यहाँ कैसे? आपकी ये हालत, ये क्या हो गया? आप तो भैया के पास थे ना, फिर इस हालत में यहाँ कैसे? वो एक ही सांस में कई सवाल पूछ गया। सरला जी कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पूजा, जो अब तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, वो आगे बढ़ी और उनके आंसू पोंछे। फिर उसने पंकज की तरफ देखा। जवाब चाहिए तुम्हें तो पूछो माँ जी से और सुनो उस बेटे की कहानी जो अपनी माँ को एक जिम्मेदारी समझकर बड़े भाई के दरवाजे पर छोड़ गया था और फिर कभी पलटकर ये भी नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या मर गई। पूजा के शब्द पंकज को किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वो वहीं बिस्तर के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, बताओ ना, ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर
सरला जी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने पंकज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया, जब तू चला गया तो मुझे लगा था कि चलो एक नहीं तो दूसरा बेटा तो है ही, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी भाभी की आंखों में चुभने लगी। उसे मेरा वहाँ रहना बोझ लगने लगा और एक दिन उसने साफ साफ कह दिया कि वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैंने उम्मीद से तेरे भैया की तरफ देखा। मुझे लगा वो अपनी माँ के लिए लड़ेगा, अपनी पत्नी को समझाएगा, पर वो तो चुप रहा। उसने अपनी पत्नी के आगे एक शब्द भी नहीं कहा। उस रात मैं समझ गई कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। अगली सुबह तेरा भाई मेरे पास आया और बोला, माँ चलो आज तुम्हें मंदिर घुमा कर लाता हूँ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं कितनी खुश हुई थी बेटा। मैंने सोचा मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी से उतारकर बोला, माफ़ करना माँ, अब मैं आपका बोझ और नहीं उठा सकता। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर चला गया और मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सड़क पर भटकती रही, भूखी प्यासी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। धीरे धीरे चलती गई तो बहुत दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जैसे तैसे मंदिर के पास पहुँची और वहीं सीढ़ियों के पास बैठ गई। तभी भगवान ने मेरे लिए सहारा भेजा। किस्मत से उस दिन पूजा भी मंदिर आई थी। वो जैसे ही पास से गुजरने लगी तो वो मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे पहचान ही नहीं पाई। हाँ पंकज, और जब चेहरा पहचान में आया तो मेरे होश उड़ गए। पूजा ने बीच में ही कहा, मैं उन्हें घर ले आई, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछले 2 महीने से वो यही है मेरे साथ हैं। सारी कहानी सुनकर पंकज का दिमाग सुन्न हो गया। जिस माँ ने दोनों भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही माँ सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। पंकज का सिर शर्म और गिलानी के बोझ से झुक गया। उसने कांपते हुए पूजा की तरफ देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पूजा? उसकी आवाज़ में शिकायत थी। पूजा ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की पंकज। तुम अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि तुमने पलटकर नहीं देखा। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी एक माँ भी है। पंकज के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी ही नज़रों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था। तभी सरला जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, गलती तेरी या तेरे भाई की नहीं है बेटा, गलती तो मेरी है, जिसने तुम जैसे पत्थर दिल बेटे पैदा किए। एक माँ के मुंह से निकले ये शब्द किसी भी बेटे के लिए मौत से बदतर थे। सरला जी ने आगे कहा, और देख, अपनी जिस पत्नी पर तूने शक किया था, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। इसने दिन रात मेरी सेवा की है, अपने हाथों से मुझे खिलाया है, जो एक सगी बेटी भी न कर पाती, वो सब मेरी इस बहू ने किया है। तभी पूजा बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है माँ जी, मेरे लिए आप मेरी माँ जैसी हो। जब मैंने अपनी माँ को मुसीबत और दुख के समय अकेला नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देती। मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। ये सुनकर पंकज का दिल जैसे फट पड़ा। वो औरत जिस पर उसने इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया था, आज उसी ने उसकी माँ की जान बचाई थी। कमरे में फिर वही भारी बोझिल खामोशी छा गई और इस खामोशी को दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने तोड़ा। अंदर आ जाऊं दीदी, ये एक जानी पहचानी आवाज़ थी। पंकज ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर रवि खड़ा था। वही रवि जिसे देखकर 1 साल पहले पंकज ने अपना घर तबाह कर लिया था। उसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट था। रवि ने पंकज को देखा, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधा सरला जी के पास आया। कैसी हैं माँ जी अब? उसने बहुत अपनेपन से पूछा। देखिए,
मैं आपकी सारी दवाइयाँ ले आया हूँ। रवि ने दवाइयाँ मेज पर रखी और पूजा से कहा, दीदी किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर रवि चला गया। कुछ देर बाद पूजा भी जाने के लिए उठी। मैं नीचे का काम देखकर आती हूँ, तुम यही बैठो माँ जी के पास। पंकज अब भी सदमे में था, उसने कुछ नहीं कहा। पूजा के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वो और उसकी माँ रह गए थे। तभी सरला जी बोली, तूने पूजा को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी बेटा। पर माँ, पंकज कुछ कहना चाहता था, लेकिन सरला जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप कर तुम, मैं सब जानती हूँ। वो अपनी माँ को अपने पास लाना चाहती थी ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन तूने मना कर दिया। और रवि, जिसे तू अपना दुश्मन समझता है, वो उसका धर्म भाई है। जिस लड़की का अपना कोई भाई नहीं था तो उसने किसी और को भाई बना लिया, तो क्या गुनाह कर दिया। तू तो बड़ा कामयाब आदमी बन गया है, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन दिल तो तेरा एक कौड़ी का भी नहीं है। ये सुनकर पंकज ने अपनी माँ के हाथ थाम लिए। ऐसा मत कहो माँ, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ वापस बेंगलोर ले चलूँगा। मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगा। यह सुनकर सरला जी ने एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, जिस खुशी के लिए तू मुझे बेंगलुरु ले जाना चाहता है, वो खुशी तो मुझे यहाँ मेरी इस बेटी के पास मिल रही है। सरला जी ने धीमी आवाज़ में कहा, तू तो अपने काम में उलझा रहेगा और मैं वहाँ तेरे बड़े से घर में एक कोने में पड़ी तेरी राह देखती रहूँगी। नहीं बेटा, अब मुझे और नहीं भटकना। मेरा आखिरी वक्त अब मेरी इस बेटी के पास ही गुजरेगा। इतने में पूजा वापस कमरे में आई और बोली, बात कर ली तुमने माँ जी से? पंकज ने हाँ में सिर हिलाया। वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है पूजा, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? पूजा ने शांत भाव से पूछा। जहाँ इंसान को सुकून मिलता है उसे वहीं तो रहना चाहिए, लेकिन वो मेरी माँ है। पंकज की आवाज़ में बेबसी थी। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूं। फ़र्ज़? पूजा की आवाज़ में हल्का सा व्यंग्य था। ये फ़र्ज़ तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने उन्हें अपने बड़े भाई के भरोसे छोड़ दिया था, या तब जब महीनों तक तुमने एक बार भी फ़ोन करके उनका हाल नहीं पूछा? फ़र्ज़ सिर्फ एक शब्द नहीं होता पंकज, उसे निभाना पड़ता है। पंकज के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पूजा ने एक गहरी सांस ली। देखो पंकज, मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीनना नहीं चाहती। वो आज भी तुम्हारी माँ है और हमेशा रहेगी। मैंने उन्हें यहाँ इसलिए नहीं रखा कि मैं तुम्हें नीचा दिखा सकूं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपनी आँखों से वो सच देख सको जिससे तुम मुंह फेरे हुए थे। पूजा की हर बात एक आईने की तरह थी जिसमें पंकज को अपना असली चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत जिसे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था, आज उसे ज़िंदगी और रिश्तों का सबसे बड़ा सबक सिखा रही थी। जब पंकज घर से बाहर निकला तो रात घिर चुकी थी। उसने ड्राइवर को पास के एक होटल में चलने को कहा। होटल के आलीशान कमरे में पहुंचकर उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माँ का वो कमज़ोर बेबस चेहरा घूम रहा था। पंकज सोच में पड़ गया कि पूजा के पास सबसे आसान रास्ता था कि वो सरला जी को देखकर अनदेखा कर देती या पंकज के भाई को सूचना दे देती और वो माँ को वापस ले जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक अकेली औरत होकर अपनी पूर्व सास को घर लाकर एक बेटी का फ़र्ज निभाया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने पूजा पर जो भी इल्ज़ाम लगाए थे सब के सब बेबुनियाद थे और उसकी खुद की गलत सोच का परिणाम थे। और रवि कितना नेक इंसान है वो, ये सोचते सोचते वो उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे,
लेकिन पंकज को लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे अकेला और हारा हुआ इंसान है। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया? पैसा, शोहरत, एक बड़ा सा खाली घर, और क्या खोया? एक प्यार करने वाली नेक दिल पत्नी, एक ममतामयी माँ, और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान। रात भर वो जागता रहा, अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उसने अपनी गलतियों को, अपने अहंकार को, अपनी छोटी सोच को, हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने तोला। और सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो पंकज एक फ़ैसला ले चुका था। एक ऐसा फ़ैसला जो शायद उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। वो भागना नहीं चाहता था, वो अपनी गलतियों का सामना करना चाहता था और उन्हें सुधारने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह पंकज होटल से सीधा पूजा के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अब सच्चा पश्चाताप था। वो हिम्मत करके अंदर आया। उसी वक्त रवि टिफ़िन लेकर बाहर निकला। पंकज ने उसे देखा तो हिम्मत जुटाकर बोला, रवि, क्या तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? रवि झिझकता हुआ वापस मुड़ा तो पंकज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रवि, मैंने अपने घमंड में अंधा होकर तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, जबकि तुम एक भाई की तरह हमेशा पूजा और मेरी माँ के साथ खड़े रहे। मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार भाई को माफ़ कर देना। तब तक पूजा भी वहाँ आ गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पंकज ने पूजा की तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे माफ़ी मांगने से मेरे किए हुए गुनाह कम तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम दोनों के सामने अपने उस हर शब्द के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने के लिए कहे थे। तभी पूजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ गलतियाँ माफ़ी के काबिल नहीं होती पंकज। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली जब तुमने अदालत में कहा था कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। पंकज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ पूजा, तुम्हारे आत्मसम्मान को मैंने जो ठेस पहुँचाई है शायद उसकी भरपाई मैं पूरी ज़िंदगी भर ना कर पाऊँ, लेकिन आज मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पूजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रवि आगे बढ़ा और पंकज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, जीजा जी, जो बीत गया सो बीत गया। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। इतना कहकर वो टिफ़िन उठाकर बाहर निकल गया। लेकिन असली फैसला पूजा का था, जिसकी ज़िंदगी पंकज ने अपने शक और अहंकार से तबाह कर दी थी। रवि के जाने के बाद पंकज ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूजा के सामने हाथ जोड़ दिए। पूजा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने का हक भी नहीं मांग सकता। मैं तो बस इस रिश्ते की, अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। मुझे एक मौका और दे दो। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे फैसले, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। मैं बस तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। पूजा पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने आज वही पंकज था जिससे उसने कभी बेपनाह मोहब्बत की थी। एक ऐसा पंकज जो अपनी गलती पर टूटकर रो रहा था। उसने पंकज का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोली, पंकज, जो जख्म तुमने दिए हैं वो बहुत गहरे हैं। उन्हें भरने में वक्त लगेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। उस रात न पंकज सोया और न पूजा। दोनों अपने अपने मन के तूफानों से लड़ते रहे। आधी रात को पंकज के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पूजा का नाम देखकर उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। हेलो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ से पूजा की शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ आई, पंकज, मैंने बहुत सोचा है और मुझे लगता है कि हर रिश्ते और हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए।
पंकज के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी पूजा ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है पूजा। पंकज ने तुरंत कहा, ये रिश्ता अब बराबरी का होगा पंकज। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तुम मेरी उड़ान को कभी नहीं रोकोगे। मंजूर है, पंकज रोते हुए बोला। हमेशा के लिए मंजूर है। मैं आज ही अपना ट्रांसफ़र मुंबई के लिए अप्लाई कर देता हूँ। फ़ोन कट गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पंकज ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूजा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंकज खड़ा था। अंदर आते ही वो पूजा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है पूजा। मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। भरी आँखों से पूजा ने उसे उठाया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। दोस्तों, शक किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जबकि विश्वास उसकी सबसे मजबूत नींव। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सम्मान, भरोसा और एक दूसरे की भावनाओं की कदर हो। तो दोस्तों, अब आप बताइए, पूजा ने अपने पति को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।